आप देख रहे हैं हमारा खास शो आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। मुसलमानों के नाम से तमाम सियासी जमातों को इतना परहेज क्यों है? मुसलमान के नाम पर समाज को बांटकर वोट लेने में जब कोई एतराज नहीं है तो मुसलमानों की पार्टी कहे जाने पर इतनी परेशानी क्यों है? जब हिंदुत्व की बात करने वाली बीजेपी कम्युनल नहीं, दलित के हक की आवाज उठाने वाली बीएसपी कम्युनल नहीं, और इसके अलावा भारत के इस जमहूरी निजाम में हर समाज और तबके की अपनी सियासी जमात है और इन तमाम सियासी पार्टियों को ना तो कम्युनल करार दिया जाता है और ना ही इस पर किसी को कोई एतराज है, तो क्या मुसलमानों की बात करने भर से या मुस्लिम दानिश्वरों से बात करने से किसी पार्टी को कम्युनल होने का इल्जाम लगाना सही है? तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने मजहब के नाम पर बनी पार्टियों को नकार कर हमेशा सेकुलरिज्म की बात करने वाली जमातों को ही चुना है। लालू प्रसाद यादव से लेकर मुलायम सिंह और मायावती जैसे तमाम लीडर्स की पार्टियां इसकी गवाह हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का हैदराबाद तक सिमट जाना क्या इसकी वजाहत या फिर इसका सबूत नहीं है? गरीबों, किसानों, बेरोजगारों, दलितों, मजदूरों, पिछड़ों के मुद्दे जैसे कहीं पीछे छूट गए हैं और देश में सिर्फ एक ही मुद्दा बच गया है, हिंदू मुसलमान का। देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां हिंदू और मुसलमान के सवाल पर आपस में उलझी हुई हैं और इस बार तनाजा राहुल गांधी के उस मुबैना बयान को लेकर हो रहा है जो कांग्रेस और वहां मौजूद दानिश्वरों के मुताबिक राहुल गांधी ने दिया ही नहीं था। इस बीच पार्टी की तरफ से दी गई तमाम वजाहतों के बाद आज राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए अपना मौकिफ रखा और बताया कि कांग्रेस पार्टी किस नजरिए को मानने वाली पार्टी है। अखबार की एक सुर्खी पर वजीर आजम से लेकर वजीर दिफा और एचआरडी वजीर सब मैदान में आ गए, जहां मोदी ने 3 तलाक के मुद्दे का हवाला देते हुए कांग्रेस से पूछा कि वो सिर्फ मुसलमान मर्दों की पार्टी है या उसे मुस्लिम खवातीन की भी फिक्र है। तो वहीं निर्मला सीतारमण ने तो यहां तक कह डाला कि 2019 लोकसभा चुनाव में अगर माहौल खराब होता है तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार होगी। तो वहीं प्रकाश जावड़ेकर ने तो कांग्रेस को सबसे कम्युनल पार्टी ही बता डाला। मैंने अखबार में पढ़ा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नामदार ने ये कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। पिछले 2 दिन से चर्चा चल रही है। मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है कि क्यों पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। We've heard from the president of the Congress party, and this is not heard somewhere between two friends or anything. It's come out in the Daily Inqilab, a copy which I'm showing here. It's very clearly reported that the president of the Congress party has said that Congress is a Muslim party. Shri Rahul Gandhi, the president of Congress party, as reported here, has said, हाँ, कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी। सवाल ये उठता है कि मुसलमानों से तमाम पार्टियों को इतना परहेज क्यों है, या मुसलमान लफ्ज आते ही तमाम सियासी जमातें इतनी अनकंफर्टेबल क्यों हो जाती हैं? जहां बीजेपी कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी कहे जाने पर उसे सीधे सीधे सबसे बड़ी कम्युनल पार्टी करार देती है, तो कांग्रेस इसे बदनुमा दाग समझती है और इसकी वजाहत करने के लिए पार्टी अपना पूरा अमला उतार देती है। जब हिंदुत्व की बात करने वाली
बीजेपी कम्युनल नहीं है, दलित के हक की आवाज उठाने वाली बीएसपी कम्युनल नहीं है, और इसके अलावा भारत के इस जमहूरी निजाम में हर समाज और हर तबके की अपनी सियासी जमात है, और इन तमाम सियासी पार्टियों को ना तो कम्युनल करार दिया जाता है और ना ही इस पर किसी को कोई एतराज है। तो क्या मुसलमानों की बात करने भर से या मुस्लिम दानिश्वरों से बात करने से किसी पार्टी पर कम्युनल होने का इल्जाम लगाना सही है? सब मुसलमानों की सियासत तो करते हैं, लेकिन मुसलमानों की बात कोई नहीं करता। मुसलमानों के नाम पर बांटने की सियासत करके वोट तो सबको चाहिए, लेकिन मुसलमान किसी को नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम। तो आज हम सवाल यही उठा रहे हैं कि मुसलमान लफ्ज से आखिर इतना ऐतराज क्यों है? आपको मुसलमानों का वोट तो चाहिए, मुसलमानों के नाम पर समाज को बांटकर उनका वोट हासिल करना आपको ठीक लगता है, लेकिन मुसलमान लफ्ज आते ही आप इतने अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं? तमाम सियासी जमातें इतनी अनकंफर्टेबल क्यों हो जाती हैं? आज का हमारा बड़ा सवाल यही है। और अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं उसके जरिए हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो पहले तारुफ कराना चाहूंगी हमारे एक्सपर्ट का आपसे। आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं वो है संतोष भारती, सीनियर सहाफी, एक मशहूर चेहरा हमारे साथ मौजूद है। संतोष जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है कि एक अखबार की सुर्खी क्या वाकई में इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूरे मुल्क की सियासत में ही बवाल आ गया है और वो बवाल इर्द गिर्द बस घूम रहा है मुसलमान के? अच्छा, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं खाली आपको बातचीत में बुशरा कहूँ तो चलेगा? जी, पूरा बुशरा खानम? नहीं, और उसके आगे भी कुछ आपने कहा वो मैं पूरा नाम लूँ? नहीं, आप बहुत बुशरा शुक्रिया, कहें जी। बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज की जो अगर सवाल पूछें साहबान, उनसे गुजारिश है कि थोड़ी आसान जुबान में पूछेगा। मुझे बहुत सख्त उर्दू मैं नहीं समझा और कुछ का कुछ कह गया तो वो अलग चीज़ है। और तीसरी चीज़ जो मैं बुशरा आपसे भी कहना चाहता हूँ, और मैं जो सुनने वाले हैं नाजरीन कहते हैं जी, नाजरीन, उनसे भी कहना चाहता हूँ वो ये कि मैं न कांग्रेस का हूँ न भारतीय जनता पार्टी का हूँ, मैं किसी का स्पोक्स पर्सन भी नहीं हूँ। जो मैं आंख से देख रहा हूँ मैं उसी को आपको बयान कर सकता हूँ। ये किसी को पसंद भी आ सकता है, नापसंद भी हो सकता है, पर ये मेरी अपनी राय होगी। जो अभी बुशरा ने सवाल मुझसे पूछा उसके बारे में, इस देश में मुसलमान एक अजीब तरह का टुकड़ा बन गया है। कौन उसे हजम करे, कौन उसके नाम पे किसको गाली दे, कौन उसके नाम पर अपनी वाहवाही करे। पर इस घटना ने एक चीज मेरे कान में बल्कि मेरे जहन को चौंकाया, वो ये कि मैं नहीं जानता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी अच्छी उर्दू जानते हैं। अभी जो क्लिपिंग चली उसमें उन्होंने कहा कि मैंने अखबार में पढ़ा, उर्दू अखबार के अलावा ये खबर किसी अखबार में नहीं है। वो खबर कैसे छपी वो अलग कहानी, वो हमारे मीडिया की तलवारबाजी की कहानी है जो वहां छपी। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि हमको भी अपने गिरेबान के अंदर झांकना चाहिए। पर मुसलमान आज इस देश में, एक कहावत है गांव में, गरीब की जोरू सबकी भाभी, मुसलमान सबकी भाभी हो गया है। उसका नाम लेकर के जिसको जो अपना मकसद पूरा करना है वो करने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए शायद आज मुसलमान ये हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है कि उसकी कोई प्रॉब्लम है उसे खुल के कहे भी, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसकी किस चीज को लेकर के उसकी गर्दन दबोचने की कोशिश होगी। एक डरा हुआ दबा हुआ मुसलमान है। मुझे लगता है कि आजादी के बाद से शायद इतना मुश्किल वक्त जो है मुसलमानों के लिए कभी नहीं आया होगा जितना फिलहाल उसके लिए है। वो ना तालीम की बात कर रहा है फिलहाल, ना अपने कारोबार की बात कर रहा है, वो सिर्फ एक चीज की बात कर रहा है, वो है सिक्योरिटी। क्योंकि अगर उसे सिक्योरिटी मिल जाएगी तो तमाम चीजें उसके साथ वो खुद ही हासिल कर लेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है संतोष जी कि जब हम ये बात करते हैं मुसलमानों की वोट बैंक की हम बात करते हैं, क्योंकि मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गया है। अगर चलिए मान भी लिया कि राहुल गांधी ने ये कहा भी था कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, तो इससे इतना ऐतराज क्यों है? आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी बार बार आकर, कांग्रेस के तमाम जो तर्जुमान है वो बार बार आकर इसके लिए इतनी क्लैरिफिकेशंस आखिर क्यों दे रहे हैं? कांग्रेस खुद एक कंफ्यूजन में है। कांग्रेस है क्या? कभी वो
हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, कभी वो मुसलमानों के साथ जाने के लिए देखते हैं, और वहाँ जो पॉलिसी बनाते हैं, जो नीतियां बनाते हैं लोग। अब जैसे मेरी समझ में अब तक नहीं आया कि राहुल गांधी ने अगर देश के मुसलमानों से उनको संवाद करना था तो उन्होंने सलमान खुर्शीद को इसके लिए चुना। सलमान खुर्शीद साहब खुद मुसलमानों में एक विवादास्पद इंसान है, व्यक्ति हैं। मैं आपसे कुछ खोल के कहता हूं, ये था क्या राहुल गांधी ने सबको बुलाया था? नहीं। सलमान खुर्शीद को उन्होंने मुसलमानों से संपर्क करने की एक जिम्मेदारी सौंपी। सलमान खुर्शीद ने उनसे कहा कि आपको कुछ मुसलमानों से मिलना चाहिए। शायद राहुल गांधी के दिमाग में यह आया होगा कि जिनसे मिलना है वो लोग हैं जिनका मुसलमानों के बीच में असर है, या जो मुसलमानों के नेता माने जाते हैं, लीडर माने जाते हैं, जो मुसलमानों की प्रॉब्लम जानते हैं। पर सलमान खुर्शीद साहब ने जो डेलीगेशन बनाया, वो डेलीगेशन लेके राहुल गांधी से मिले थे। राहुल गांधी ने नहीं बुलाया था, जो मुझे जानकारी है। मैंने आपसे कहा कि मैं अपनी जानकारी आपके सामने रखूंगा। सलमान खुर्शीद साहब ने अपने दोस्तों का दरअसल डेलीगेशन बनाया, जिनको वो पसंद करते थे, न कि मुसलमानों का डेलीगेशन बनाया। मुसलमानों के डेलीगेशन का मतलब ये होता है जो मुस्लिम प्रॉब्लम को समझते हैं, जो मुस्लिम सवालों के ऊपर आवाज उठाते रहे हैं, या मुस्लिम सवालों के ऊपर अपनी जमात को एकजुट करते रहे हैं, या उनकी पकड़ है मुस्लिम समाज जी हाँ, ऐसा कोई भी उसमें नहीं था। सलमान खुर्शीद जी के सारे दोस्त थे, यहां तक कि उनका वकील भी था उसमें। अब मेरा सिर्फ ये कहना है कि सलमान खुर्शीद साहब ने ये क्यों किया, नादानी में किया होगा, या सोचा हो कि पहला डेलीगेशन हम ले जाएं, उसके बाद दूसरे लोगों को ले जाएंगे। पर वो ये भूल गए कि उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने 2014 में वायदों की ऐसी झड़ी लगा दी कि देश ने कांग्रेस को बिल्कुल शून्य कर दिया, सरकार उनके हाथ से चली गई और बहुत दिनों के लिए चली गई। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के अखाड़े में जाकर के लड़ाई लड़ेंगे तो आपको हार मिलेगी, लेकिन अगर आप अपने अखाड़े में प्रधानमंत्री मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को ला सकते हैं तो शायद आप लड़ाई दिखा सकें कि आप लड़ने लायक हैं। अब बुशे यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के भीतर क्यों ऐसे लोग नहीं हैं जो अपने मुद्दे को लोगों के सामने रख सकें। और ये आपने बिल्कुल सही इशारा किया कि मुझे इस शर्मिंदगी का कोई बायस, कोई कारण समझ में नहीं आता है कि अगर किसी ने कह दिया कि आप मुसलमानों की पार्टी हैं तो आपको छाती ठोक के कहना चाहिए, जो शायद राहुल गांधी ने बहुत देर में कहा कि हम मुसलमानों की भी हैं, दलितों के भी हैं, वंचितों के भी हैं, हम गरीबों की पार्टी हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि सफ में खड़े हुए, लाइन में खड़े हुए आखिरी शख्स तक की हम पार्टी है। इस तरह से उन्होंने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। दो कॉलर्स फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रफीक साहब हैं जम्मू से और मंसूर खान साहब हैं हमारे साथ अहमदाबाद से। दोनों ही कॉलर्स को हम लेते हैं। पहले रफीक साहब से बात करते हैं। रफीक जी, बताइए अपना सवाल। रफीक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। अपने मंसूर खान साहब है हमारे साथ। अपना सवाल बताइए मंसूर साहब। जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही। मैं यूँ कह रही हूँ कि जो मुसलमानों के बारे में जैसे मुसलमान का नाम आता है, जैसे ही लोगों के चेहरे एकदम से सो जाते, तो क्या हिंदुस्तान में मुसलमान का कोई अधिकार, कोई हक ही नहीं है? मुसलमान बनना यानी कि लोगों के लिए एकदम से वो हो जाता है। जी, तो वही सवाल जो हम उठा रहे हैं कि मुसलमानों की बात करना आखिर चेहरा फक क्यों पड़ जाता है, लोगों का खून क्यों सूख जाता है? वो क्या मुसलमान हिंदुस्तान का उतना हिस्सा नहीं है जितने सब लोग हैं? देखिए, इस सवाल में बहुत बड़ा दर्द छिपा हुआ है, मुसलमान होने का दर्द, कि आप मुसलमान हैं तो आप देशद्रोही हैं, मुसलमान हैं तो आप आतंकवादी हैं, मुसलमान हैं तो आप देश के तरक्की में रोड़ा अटकाने वाले। ये जो माहौल बना दिया गया, ये माहौल किसी सरकार को नहीं बनाना चाहिए, किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस देश में रहने वाले जितने लोग हैं, जो सबसे छोटी माइनॉरिटी है वो मुसलमान नहीं, मुसलमान दूसरी बड़ी मेजोरिटी है, लेकिन जो सबसे छोटी माइनॉरिटी है, कोई भी आप ले लो, अगर उसके भी हक का उसको दबाया जाता है या उसे परेशान किया जाता है, वो भी भारत सरकार का या किसी भी राज्य सरकार का सबसे बड़ी चिंता का सब्जेक्ट होना चाहिए। पर यहां तो एक अजीब चीज है, चाहे वो विरोधी पार्टी हो या सत्तारूढ़ पार्टी हो, वो लोगों को कॉर्नर करने में या उनके दर्द का मजाक उड़ाने में ज्यादा उनको मजा आता है, बजाय उस दर्द का कोई हल निकाल के उनको बताने के। और शायद यही मुसलमानों का सबसे बड़ा दर्द है। मैं आपको बताऊं, मनमोहन सिंह ने जो मशहूर बयान दिया था, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया, मतलब इस तरह से किया कि जैसे उन्होंने पता नहीं क्या कहा था। लेकिन मनमोहन सिंह ने ये कहा था,
और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने इसको रिपोर्ट किया था, मनमोहन सिंह को हमने एक फंक्शन में बुलाया था, बातचीत की, हमने बधाई दी थी। मनमोहन सिंह ने कहा था इस देश के संसाधनों पर सबसे ज्यादा हक दलितों का, वंचितों का और अल्पसंख्यकों का है। अल्पसंख्यक उनमें से एक थे। मोदी जी ने क्या बयान दिया? मोदी जी ने बयान दिया कि वो कह रहे हैं कि सबसे पहला अकेला हक अल्पसंख्यकों का यानी मुसलमानों का है। अब मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, लेकिन हमारे कानों में जो वाक्य आते हैं वो उस झूठ के नजदीक पहुंचते हैं। इसलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, आप किसी भी धर्म से हो, आपका चेहरा चाहे जो हो, पर्दा चेहरे के ऊपर डाल दिए तो आपकी आवाज से कोई नहीं पहचान पाएगा आप कौन है। अगर आप सरकार में हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस देश में रहने वाले हर आदमी के दर्द का हल ढूंढें। जी, उनकी तकलीफ, एक रहनुमा होने के नाते आपका ये उनके आंसू पूछें, आप आंसू पूछें। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, साहिल सिद्दीकी हैं बिहार से। साहिल साहब बताइए अपना सवाल। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके के माहौल अभी मुसलमानों के लिए इन 4 सालों में बने हैं। जी, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी, मेरी आपसे गुजारिश है अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और फिर आप अपना सवाल कहें तो आसानी रहेगी। ओके मैम जी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आज मुसलमानों से आज मोदी साहब को इतनी परेशानी हो रही है। जी, आज उन्हीं मुसलमानों की बदौलत वो इतनी मेजोरिटी में आए थे। उस वक्त सबने उनके वादों को मान करके उनको वोट दिया था, सिर्फ एक तरफा वोट से नहीं जीत करके आए थे वो। और आज मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? आज मुसलमानों के लिए आप ये इस्तेमाल करते हैं कि सबसे पहला हक मुसलमानों का है। ये कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने अगर बोल दिया या नहीं बोला, जो भी है, आपने सबसे बड़ा झूठ तो ये बोला कि मैंने अखबार पढ़ा। आपको उर्दू आती है पढ़ने? जी, आपको उर्दू आती है पढ़ने? मोदी साहब से मैं बोल रहा हूँ, क्या आपको उर्दू आती है पढ़ने? आपने पूरे मजमे में ये कहा कि मैंने आज पढ़ा कि कांग्रेस मुसलमानों की सरकार है, मुसलमानों की पार्टी है। जी। तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? क्या मुसलमान इसमें शहरी हक नहीं रखते यहाँ? क्या मुसलमान को यहाँ जीने का हक नहीं है? आज 4 सालों में मॉब लिंचिंग के नाम पर जितनी खूनगर्जी हुई है, क्या मुसलमानों के लिए एक लफ्ज इस इंसान ने जिसका नाम मोदी है, क्या एक लफ्ज इनकी जबान से निकला कि हम मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं? आज 3 तलाक को लेकर जो हमारा शरई मामला है, हम अपना शरई अदालत में उसको ये कर सकते हैं। हलाला को लेकर के, हलाला क्यों है, कैसे? अरे मोदी साहब, आपको पता भी है हलाला क्या होता है और किस वक्त पे लाजिम है? आप किसी मुफ्ती से बैठ करके उससे डिस्कस करते हैं? नहीं, आप डिबेट में आते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनको कहते हैं कि आप मुसलमानों की औरतों के खिलाफ हैं। मतलब एक एंटी मुसलमान बना करके हम लोगों को पेश किया जा रहा है। बिल्कुल साहिल साहब, आपका दर्द मैंने समझा। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी इस मुल्क के वजीर आजम हैं और हमें जो अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए वो एहतराम के साथ उनका नाम लिया जाना चाहिए। उनकी पर्सनैलिटी क्या है, वो क्या बातें करते हैं, वो दीगर बातें, लेकिन जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं हमें उस कुर्सी की इज्जत करना बेहद जरूरी है। और दूसरा, लोग एक काम कर रहे हैं, लोग इसमें सवाल या डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लोग अपनी राय दे रहे हैं। जी, तो इस राय के ऊपर मैं तो राय क्या दूं, ये अगर आपकी सोच संतोष जी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोग इतने भरे हुए हैं या उनके दिल में इतना दर्द है, जिस तरह से लगातार एक तबके, एक मजहब को जोड़कर लगातार जिस तरह से बातें की जा रही है, जिस तरह से उन्हें घेरा जा रहा है, तो वो दरअसल फिलहाल विक्टिमाइज्ड महसूस कर रहे हैं और वो कोई एक प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं जहां से अपना दर्द वो बांट सके। और यही वजह है, मुझे लगता है कि सवाल से ज्यादा वो अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि लगातार हम ये देख रहे हैं कि तमाम जो सियासत हो रही है वो सिर्फ मुसलमानों के इर्द गिर्द हो रही है। तो ये तो साफ हो गया है कि 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन है वो किस तरह से और किस बिना पर लड़ा जा रहा है। लेकिन क्या आपको इस बीच ये लग रहा है कि जो बीजेपी दरअसल एक ट्रैप जो बना रही है, उस ट्रैप में कांग्रेस बहुत अच्छे से फंस चुकी है, लगातार फंसती है और फिर उसे मुंह की खानी पड़ती है? बुशरा, ये जो ट्रैप जिसको आप कह रही हैं, शतरंज की बिसात जो बीजेपी ने बिछाने की कोशिश की है, उसमें सिर्फ उसका टारगेट कांग्रेस नहीं है, उसका टारगेट वो 80% हिंदू भी है जिसे वो अपने पक्ष में लाना चाहते हैं। पर ये कोशिश उनकी कई राज्यों में असफल सिद्ध हुई है और वो ये बताता है कि जो 80% हिंदू हैं वो भी किसी ट्रैप में नहीं आने वाले हैं। एक बड़ी संख्या है
वो 12% हो सकती है, 15% हो सकती है, 20% हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं है जी। वो तो ट्रैप में आ सकती है। लेकिन आम हिंदू, जिसे हम हिंदू कहते हैं, और हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। ये भी जितने भी साधु हैं, संत हैं, पंडित हैं, सब जानते हैं कि हिंदू नाम का धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। हिंदू एक जीवन शैली। मेरा सिर्फ ये कहना है कि वो बिसात इसलिए बिछी है कि बाकी लोग उसमें आकर के और उन सारे वायदों को भूल जाएं जो वायदे उनसे किए गए थे। इसलिए एक नया मुसलमानों के खिलाफ, अगर मुसलमान होंगे तुम्हारे संसाधन खा जाएंगे। अच्छा चलिए, मैं बुशरा आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं मान लेता हूं कि इस देश के सारे मुसलमानों को यहां से भगा दिया जाए, अपने देश से सारे मुसलमानों को भगा दो, यहां पर 1% भी मुसलमान न रहे, उनको पाकिस्तान भेज दो, बांग्लादेश भेज दो, समुद्र में डुबा दो, मुसलमानों को भगा दो यहां से, सिर्फ हमारे यहां हिंदू रह जाएं। अगर हिंदू रह जाएंगे तो फिर क्या जातियों के बीच में झगड़ा नहीं होगा? क्या ब्राह्मण बनाम राजपूत बनाम दलित बनाम यादव, ये जो पिछड़ी जातियां हैं, लोधी, इनके बीच में झगड़ा नहीं होगा? क्या कोई इसकी गारंटी दे सकता है? नंबर 1। नंबर 2, और जब इन जातियों के बीच में झगड़ा खत्म हो जाएगा तो जो बड़े ब्राह्मण और छोटे ब्राह्मण हैं, बड़े राजपूत और छोटे राजपूत हैं, बड़े, इनके बीच में नहीं होगा। देखिए, इन सवालों पर लोगों को सोचना चाहिए कि ये बड़ा खतरनाक खेल है हिंदू और मुसलमान का, क्योंकि बाद में आकर के ये हिंदुओं को आपस में गर्दन काटने के लिए उत्तेजित करने की भूमिका हो सकती है। बिल्कुल। और 100 लोग जो लिंचिंग के मामले आए, इसमें 100 का आंकड़ा भी सामने आया है जो एक एजेंसी ने दिया है, उसमें 67 जो हैं वो हिंदू हैं, 22 सिर्फ मुसलमान हैं। तो ये भी आप समझिए। फिलहाल रुकने एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात, और आज हम बात कर रहे हैं कि सियासी जमातों को दरअसल मुसलमान लफ्ज से इतनी परेशानी, इतनी कोफ्त क्यों है। संतोष जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष जी, लगातार हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों को अलग अलग चीजों को लेकर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जज्बात और एहसासात तो हर इंसान के होते हैं और उसके मजहब से भी जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ मुसलमान भी इस जज्बात, एहसासात में आके कुछ गलतियां कर दें। लेकिन अभी फिलहाल वक्त यह है कि अक्लमंदी से काम लिया जाए। आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे फिलहाल? देखिए, ना कोई मेरा पैगाम है, ना कोई मेरी सलाह है। मैं सिर्फ एक इल्तिजा कर सकता हूं कि मुसलमानों को बजाय, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, उनको एक किनारे करके बाकी नॉन मुस्लिमों से बातचीत करनी चाहिए। जो कि एक बहुत बड़ी बंदिश पिछले दिनों देखने में आई कि आम मुसलमानों का डायलॉग उन लोगों से बंद हो गया जो उनके हक में बोलते थे। और ये बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए आप अपनी तकलीफों को, अपने दर्द को, अपने सोच को और मुल्क को लेकर के आप क्या सोचते हैं, ये उन लोगों से शेयर कीजिए जिनसे करना जरूरी है, बजाय इसके कि आप किन्हीं मोदी जी के, किन्हीं अमित शाह के, या किन्हीं के बहकावे या किन्हीं रविशंकर प्रसाद के चीज के ऊपर रिएक्ट करें। उससे बेहतर है आप आपस में बातचीत कीजिए। और एक चीज समझिए, रास्ता जितना सीधा होता है उतना ही आसान होता है। अगर टेढ़े रास्ते पे चलेंगे तो रिजल्ट भी टेढ़ा ही आएगा। जी संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मुझे उम्मीद है कि आज जिस मौजू पे हमने बात की है उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे या मौजू हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम बात करें, यहां पर माहिरीन को बुलाएं और उनकी राय जानें, तो आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही।